हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो बेल्ट्रॉन की रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने रिवीजन सेट में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के दो मॉडल सेट देखे थे, मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है। और आज से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के रिवीजन सीरीज, और फिर एक दो दिन बाद मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का रिवीजन सीरीज भी ले आऊंगा, जिसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे एमसीक्यू डिस्कस करूंगा मैं प्रैक्टिकल के साथ, जो कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस का पार्ट बन सकते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप और एडवांस्ड नॉलेज चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग हमारे चैनल पे बीएसपी एचसीएल और कंप्यूटर का एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। उसमें एक अलग से एमसीक्यू सीरीज चल रही है, तो वहां से भी जाके आप लोग क्वेश्चंस देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, और कंप्यूटर फंडामेंटल से भी, चूंकि बिल्ट्रॉन में 60 क्वेश्चन है, उसमें कंप्यूटर फंडामेंटल से भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से रहेंगे। तो इसे तो हम लोग कवर करेंगे ही। चलिए स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक इंटरफेस है। मतलब जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलते हैं, ओपन करते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो कुछ इस तरीके का दिखता है हमारे सामने। जिसमें मैंने बताया था जो वर्ड होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक उसी तरीके से थोड़ा इंटरफेस होता है, लेकिन इसमें यह काम जो होता है यह किसी और काम के लिए बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो ऊपर का जो एरिया है जो मैंने बताया था, यहाँ से लेके यहाँ तक इसे रिबन्स बोला जाता है। रिबन्स में ये नीचे जो होते हैं ग्रुप्स होते हैं। तो यहाँ देखिए, इसमें ऊपर जो है ये सब होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला और ये सब टैब्स हैं, और सबके अंतर्गत एक एक ग्रुप होता है। क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, यह होम टैब के अंदर है। इंसर्ट टैब के अंदर कोई और ग्रुप होगा। और ऊपर के जो ये जो सेक्शन होते हैं, यह घर जैसा निशान बन रहा है, और यहाँ तक इसे बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। तो यहाँ पे कुछ कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसके शॉर्टकट यहाँ बने होते हैं, जैसे कि अंडू, रीडू या सेव का आइकन है। यह आपका स्प्रेडशीट का नेम होता है। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेल में हम लोग खोलते हैं, अगर उसे कोई नाम नहीं देते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसे नाम दे देता है बुक 1। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये नीचे का पोर्शन है। ये नीचे का पोर्शन है, यहाँ आप देख रहे हैं कुछ इस तरफ 1 2 3 4 करके लिखा हुआ है नंबर्स में, और यहाँ ABCD करके। तो ये जो ABCD है, ये पूरा बोला जाता है कॉलम। कॉलम हमेशा अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं और कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉलम जो है वह अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है, और रो यानी कि पंक्ति, वह हमेशा नंबर से डिनोट किया जाता है। रोज जो होता है वो इस तरीके से होता है, और कॉलम्स जो होता है वह इस तरीके से। मतलब ए कॉलम पूरा यहाँ से यहाँ तक जितना नीचे तक जाएगा वह ए कॉलम होगा, फिर यह बी कॉलम। अब सेल किसे बोला जाता है, ये सब जो कुछ कुछ वर्ड्स हैं एक्सेल में जो इस्तेमाल किया जाता है, वो मैं अच्छे से आगे मैं समझा दूंगा, इसका एक इंट्रोडक्शन दे दूंगा, फिर हम लोग एमसीक्यू पे चलेंगे। तो यहाँ बस मैं इंटरफेस को डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं यह वर्कशीट एरिया है। इसमें अभी एक ही शीट ऐड किया गया है, मतलब एक ही पेज। जैसे आप समझिए, हमारे स्कूल में दो तरीके के कॉपी होते थे, तीन तरीके के। एक कॉपी ऐसा होता था जिसमें इस तरीके का लाइंस होता था, और ये लाइन, इसमें हम लोग कोई एप्लीकेशन या फिर किसी तरीके के क्वेश्चन आंसर लिखते थे। फिर एक कॉपी होता था कुछ इस तरीके का, तो इसमें हम लोग मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। ये बच्चे जब हम लोग छोटे थे, क्लास 5 क्लास 6 तक ये चलता था। फिर एक कॉपी होता था एकदम टोटल ब्लैंक, जिसे ड्राइंग कॉपी हम लोग बोलते हैं। तो ठीक उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ये जो हो गया कॉपी, जिसमें लाइंस होते थे, एप्लीकेशन जिसमें लिखा जाता है, उसे बोला जाता है वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, जो कि हुआ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और यह जो इस टाइप का कॉपी है जिसमें ग्रिड्स बने हुए हैं, लाइट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस के, उसे बोला जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और यह ब्लैंक कॉपी जो है, इसमें हम लोग ड्राइंग करते हैं, मतलब किसी तरीके का ड्राइंग हमें दर्शाना है, तो वो इसे बोला जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज में इसे बोला जाता है पावर पॉइंट। यह जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो स्लाइड में बना रहा हूँ, यह पावर पॉइंट पे ही बना रहा हूँ। अब चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं एक्सेल क्या है। तो एक्सेल एक तरीके का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, उसका यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। अब स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या होता है, तो इसे हम लोग देखते हैं। स्प्रेडशीट संख्याओं की पंक्तियों के साथ काम करने के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, जिसका उपयोग बेसिकली विशेष रूप से खातों को करने के लिए, मतलब खाता जो होता है अकाउंट्स वगैरह मैनेज करने के लिए इसका काम किया जाता है।
तो हम लोग स्कूल की कॉपी में तो मैथ के प्रॉब्लम टेबल्स वगैरह बनाने के लिए करते थे, लेकिन यह एक एडवांस चीज़ है। इसमें क्या है, हम लोग जो खाता होता है उसको मेंटेन करने के लिए यह बस एक उदाहरण है, इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इनेबल्स यूजर्स टू, मतलब कि यह जो इसके उपयोग करता है उन्हें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या क्या काम करने के लिए हेल्प करता है। डेटा को फॉर्मेट करने के लिए मतलब कि अगर कोई नंबर है तो उसे हम लोग फॉर्मेट यानी अपने अनुसार उसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर ये सब चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। संगठित या फिर व्यवस्थित करना, मतलब कि वह डेटा जो है एक तरीके से उसको अरेंज करना, उसको एक व्यवस्थित तरीके से रखना और उस पर कैलकुलेशन करना। अब इसका उपयोग जो देखते हैं, व्यवसाय यानी बिजनेस डेटा का संग्रह और सत्यापन, मतलब कि बिजनेस जो कोई भी छोटा या बड़ा बिजनेस होता है, अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करते हैं तो उसमें यह फीचर रहता है, यह विशेषता रहती है कि जो बिजनेस से रिलेटेड डेटा है उसको एक जगह कलेक्ट करना और उसका वेरिफिकेशन करना, मतलब कि वह क्या हमने आज का खाता जो है वह सही तरीके से कैलकुलेट हुआ है या नहीं, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हो जाएगा। लेखांकन और बजट यानी कि अकाउंटिंग और बजट, ये भी हो सकता है एक्सेल में। कार्यालय प्रशासन यानी कि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय का आपका पूरा डेटा अगर बनाना है तो उसमें बन जाएगा एक्सेल में। सबके परसेंटेज क्या, डीए एचआरए वगैरह परसेंटेज कैलकुलेट करके सब कुछ ये बता देगा। और लास्ट में डेटा एंट्री और इसका भंडारण। तो चलिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, इसे प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं। कुछ एक्सेल के शब्दावली हैं जो बार बार एग्जाम में और ऐसे भी आप लोग यूज़ तो करते हैं लेकिन उसका एक्चुअल मतलब नहीं जानते हैं, लेकिन यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो हम लोग कंफ्यूज करते हैं। तो इसे हम लोग डिस्कस करते हैं। हर वीडियो में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बस ये इंट्रोडक्शन वीडियो है इसीलिए। सेल, सेल क्या होता है? एक उपयोगकर्ता जो एक्सेल को यूज़ करते हैं, एक सेल में डेटा एंटर करते हैं। और सेल को क्या बोला जाता है? एक कॉलम और रो का मिलान स्थान है। तो कॉलम मैंने बताया था हमेशा यह अल्फ़ाबेट से डिनोट होता है। सपोज करिए एक कॉलम है या इस तरीके से, और जो रो है यानी कि पंक्ति वो हमेशा इस तरीके से। तो जहाँ एक रो और कॉलम मिलेगा उसे बोला जाता है सेल। तो ये एक सेल हो गए, इसे हम लोग डिनोट कर सकते हैं A1 यानी कि ए कॉलम का पहला रो। दूसरा है सेल रेफरेंस। यह दिस इज अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, मतलब आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा या फिर परेशान नहीं होइएगा अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्योंकि एग्जाम में सेल जो है वह हिंदी में भी सेल ही लिखा होगा। ऐसा नहीं कि कोशिका या फिर कक्षा नहीं लिखा होगा, सेल ही लिखा होगा। तो कंप्यूटर में सबसे बड़ा डिमेरिट और अच्छाई भी यही है कि जो चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है वही चीज़ हिंदी में। ऐसा नहीं कि मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी है तो यह बोला जाएगा कंप्यूटर स्मृति, ऐसा कभी नहीं लिखा होगा। वह हमेशा हिंदी में भी कंप्यूटर मेमोरी ही लिखा होगा, इंग्लिश में भी कंप्यूटर मेमोरी ही लिखा होगा। कुछ कुछ शब्द हैं जैसे कि रो, तो रो को हिंदी में पंक्ति बोला जाएगा। ये सब चीज़ आसान होते हैं। लेकिन चलिए अब हम लोग सेल रेफरेंस देखते हैं। तो रेफरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ के संदर्भ में उसका पता बताना। तो दिस इज अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स वेयर अ सेल इज लोकेटेड। तो जैसे कि यह एक कोऑर्डिनेट हम लोग जानते हैं जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो ग्लोब पे लैटिट्यूड इस तरीके से होता है और लॉन्गिट्यूड इस तरीके से होता है। तो यह जो है एक तरीके का सेट है किस चीज़ का? कोऑर्डिनेट का, जहाँ पे सेल लोकेटेड है। अगर सपोज करिए हम लोग इस सेल पे अपना कर्सर क्लिक करते हैं तो यह जो एड्रेस बार होता है इसमें दिखा देगा कि कहाँ पे अभी हमारा जो सेल है वह लोकेटेड है। तो यह एड्रेस बताएगा बेसिकली, जैसे कि मैंने बताया A1, तो ये एक सेल रेफरेंस हो गया, मतलब ए कॉलम में पहला रो। अगर यह लिखा होगा P23 यानी कि P कॉलम का 23वां रो, तो यही होता है सेल रेफरेंस। अब एक्टिव सेल, एक्टिव सेल क्या होता है? यह वर्तमान में चयनित सेल है जो एक हरे बॉक्स द्वारा रेखांकित किया गया है। तो जैसे यहाँ आप देख सकते हैं यह एक्टिव सेल है। जिस भी सेल पे हम लोग अपना माउस का कर्सर क्लिक करेंगे वह सेल एक्टिव हो जाएगा और उसका जो रेफरेंस है यहाँ पे शो कर देगा आपका एड्रेस बार में। चौथा है वर्कबुक। वर्कबुक क्या होता है? वर्कशीट क्या होता है? स्प्रेडशीट क्या होता है? ये सब चीज़ मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। स्प्रेडशीट तो हमने देख लिया कि यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसमें हम लोग संख्याओं की पंक्तियों के साथ काम कर सकते हैं। अब वर्कबुक और वर्कशीट में अंतर क्या होता है? तो वर्कबुक यह एक एक्सेल फाइल है जिसमें एक से अधिक वर्कशीट होते हैं। तो एक्सेल फाइल को बेसिकली वर्कबुक बोला जाता है। जैसे कि अगर हम अपने कंप्यूटर में कोई फाइल सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन मैंने बताया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कि अगर कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल हम लोग सेव करते हैं तो सपोज करिए उसे हम लोग नाम देते हैं बेल्ट्रॉन।
तो बेल्ट्रॉन डॉट डी ओ एक्स उसके लास्ट में होगा, बेल्ट्रॉन डॉट डी ओ एक्स। तो इससे हम लोग समझ जाएंगे कि यह एक वर्ड डॉक्यूमेंट है। लेकिन अगर कोई एक्सेल फाइल सेव होता है तो उसके लास्ट में एक्सटेंशन जो होगा वह होगा डॉट XLS। तो इसे बोला जाएगा कि यह जो है एक वर्कबुक का फाइल है। अब वर्कशीट क्या होता है? तो यह किसी वर्कबुक में, यानी कि कोई एक वर्कबुक जो डॉक्यूमेंट है उसमें मौजूद किए गए विभिन्न डॉक्यूमेंट्स हैं। तो यह एक वर्कबुक है, जैसे कि यहाँ दिया गया है बुक 1। तो बुक 1 में कितने शीट अवेलेबल हैं, इस तरीके के कितने कॉपी। अगर इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है कि एक स्कूल का कॉपी आपने लिया जिसमें इस तरीके के लाइन दिए गए हैं, इस तरीके का, उसमें सपोज करिए 10 पेज है, तो यह पूरा कॉपी कहलाएगा एक वर्कबुक, और उसमें जितनी जो पेजेस होंगे वह कहलाएगा वर्कशीट। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ एक एक्सेल वर्कबुक में यहाँ आप देख सकते हैं शीट 1 है, शीट 2 है और शीट 3 है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम लोग एक्सेल ओपन करते हैं तो एक ही शीट अवेलेबल रहता है, लेकिन हम लोग जितना चाहें उतना शीट एक वर्कबुक में हम लोग ऐड कर सकते हैं। अब वर्कशीट टैब, तो वर्कशीट टैब यह नीचे दर्शाया गया है, यही होता है वर्कशीट टैब। इसमें यह स्प्रेडशीट के नीचे बाई ओर टैब है। तो इसमें दिखाता है कि कितना वर्कशीट जो है हमारे इस वर्कबुक में अवेलेबल है। अब कॉलम और रो हेडिंग, तो जैसा कि मैंने बताया था कि यह होता है हेडिंग, यह ABCD, यह कॉलम का हेडिंग हो गया और यह रो का हेडिंग हो गया। सेलेक्टिंग अ हेडर हाईलाइट्स द एंटायर रो और कॉलम, मतलब कि किसी एक हेडर को अगर जब हम लोग क्लिक करते हैं या फिर रो के हेडर को हम लोग क्लिक करते हैं तो पूरा जो है रो सेलेक्ट हो जाता है। अगर डी पे हम लोग क्लिक करते हैं तो पूरा डी कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, और नंबर 4 पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं, इधर नहीं, नंबर 4 पे जब हम लोग क्लिक करते हैं तो यह पूरा नंबर 4 रो जो है सेलेक्ट हो जाएगा। यही होता है रो और कॉलम। फार्मूला क्या होता है? एक्सेल में सारे काम जो होते हैं बेसिकली एक फार्मूला पे होते हैं, एक सूत्र पे होते हैं। तो एक्सेल में बहुत सारे फार्मूला इंसर्ट किए गए हैं, मतलब उसमें पहले से मौजूद रहते हैं, बस उसका इस्तेमाल हमें करना आना चाहिए। तो formulas are mathematical equation, cell references और functions that can be placed inside a cell to produce a value। अब सपोज करिए एक डेटा है जिसमें बहुत सारे नंबर्स हैं, हम लोग चाहते हैं कि इस सेल का, इस सेल का और इस सेल का जो डेटा है, नंबर्स है, उसका यहाँ टोटल मिले और उस टोटल के बाद यह परसेंटेज दिखाए कि यह कितना है, 100 का कितना परसेंटेज है। तो यही होता है फॉर्मूला। और फॉर्मूला हमेशा लिखने के लिए एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया है कि फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए एक्सेल में वह किस चीज़ से स्टार्ट होता है। तो हमेशा जो फॉर्मूला होता है वह इक्वल टू साइन से स्टार्ट होता है। यह होता है आपका फॉर्मूला बार। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में ये देख लेते हैं फॉर्मूला बार कहाँ स्थित होता है। फॉर्मूला बार, तो यहाँ आप देख सकते हैं FX करके ये लिखा गया है, इसे बोलते हैं फॉर्मूला बार। यह जो लंबा पट्टी आपको दिख रहा है यही होता है फॉर्मूला बार। सारा जो डेटा एंट्री होता है यहीं पे किया जाता है, या फिर फॉर्मूला भी यहीं पे हम लोग लिखते हैं। तो यह एक लंबी इनपुट पट्टी है जिसका उपयोग सेल्स में मान यानी कि वैल्यू या फिर सूत्र यानी कि फॉर्मूला दर्ज करने के लिए किया जाता है। यह वर्कशीट के शीर्ष पर FX लेवल के बगल में स्थित है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया फॉर्मूला बार क्या होता है। एड्रेस बार, तो यह पट्टी फॉर्मूला बार के बाईं ओर स्थित होती है। तो फॉर्मूला बार यह रहा और इसके बाईं ओर यह स्थित है जो मैंने बताया था एड्रेस बार। यह किसी भी सेल का एड्रेस दिखाता है कि वह सेल किस कॉलम और किस रो में बिलोंग करता है। अब फिल्टर क्या होता है? फिल्टर, इसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी चीज़ को छानना। तो ठीक उसी तरीके से यह एक्सेल में भी काम करता है। यह एक फंक्शन है, मेन्यू है। फिल्टर ये वे नियम हैं जिन्हें उपयोगकर्ता यह चुनने के लिए नियोजित कर सकता है कि वर्कशीट में यानी कि इस पेज में कौन सी रोज प्रदर्शित की जाए। मतलब कि हम लोग यह देखना चाहते हैं, अभी सपोज करिए इसमें 10 रो जो है या जितना रो दिख रहा है यहाँ पे सब में डेटा एंटर किया गया है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इस सेल में सिर्फ कुछ खास रो ही दिखे। तो उसे हम लोग फिल्टर के जरिए सेट कर सकते हैं कि सपोज करिए हम चाहते हैं कि इवन नंबर के रो शो हो, तो अगर हम लोग फिल्टर ऑप्शन में जाके यह सेट कर देंगे कि सिर्फ जो इवन नंबर के रोज हैं वही शो हो, तो सिर्फ इवन नंबर के जो रो हैं यानी कि पंक्ति वही दिखेगी, बाकी सब हिडन हो जाएगा। तो यह कहाँ से सेट किया जा सकता है? यह विकल्प होम बार यानी कि होम टैब जो आप यहाँ देख रहे हैं उसमें यह दिया गया है, शीर्ष के दाईं ओर सॉर्ट एंड फिल्टर के अंतर्गत स्थित है। तो यहाँ आप लास्ट में देखिए सॉर्ट एंड फिल्टर है, यहाँ पे एक एरो बटन दिया है, जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे
यहाँ ऑप्शन रहेगा सॉर्ट करने का और फिल्टर करने का। सॉर्ट मतलब कि उसे अपने तरीके से अरेंज करना, और फिल्टर मतलब उसमें से जो भी डेटा आप चाहते हैं देखने के लिए वह आपको देख सकते हैं। ऑटो फिल एक फीचर है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ दिया गया है दिस फीचर इनेबल्स यूजर्स टू कॉपी डेटा टू मोर देन वन सेल ऑटोमेटिकली। तो सपोज करिए कि अगर इस सेल में कुछ डेटा एंटर है, इस सेल में डेटा एंटर है, जैसे कि हमने लिखा 1 2, और हम लोग चाहते हैं कि एक सीरीज में सीरियल नंबर लिखें, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे यहाँ जब ये दोनों को सेलेक्ट करके या फिर इसे सेलेक्ट करके यहाँ कॉर्नर पे जब सेलेक्ट करेंगे तो हमारा कर्सर जो है थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा, और उसे क्लिक करके जब हम लोग जहाँ तक हम नंबर चाहते हैं वहाँ तक ड्रैग कर देंगे ना, तो यह ऑटोमेटिकली 1 के बाद 2 3 4 ऐसे सीरीज में आ जाएगा। या फिर अगर हम लोग डेट भी देते हैं, कोई सीरियल नंबर भी देते हैं, तो वह यह चेंज कर देगा, ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। इसे ही बोला जाता है ऑटो फिल ऑप्शन। ऑटो सम क्या है, अगर सपोज करिए 10 इस सेल में डेटा दिया गया है और हम चाहते हैं कि इस 10 सेल का डेटा जो है 11वें सेल में यहाँ दिख जाए, तो हमें इसे मैनुअली ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस यह हम ऑटो सम फंक्शन लगा देंगे। यहाँ पे दिया गया है ऑटो सम, इस तरीके का कुछ सिंबल होता है ऑटो सम का। तो जब हम लोग इस 10 सेल को सेलेक्ट करेंगे और इस फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो 11वें सेल में हमारा जो एडिशन है उसका दिखा देगा। यही होता है ऑटो सम फॉर्मूला। अब ये लास्ट में कुछ थोड़ा सा एडवांस चीज़ है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके अलावा भी वी लुकअप, एच लुकअप, ये सब भी आ सकता है। तो इसका मैं बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, बाकी अगर प्रैक्टिकल में आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको वहाँ पे प्रैक्टिकल दिखा दूंगा। पाइवट टेबल क्या होता है, तो यह एक ऐसा टेबल होता है जिसमें कि डेटा को समराइज मतलब कि उसको उसको एकत्रित किया जाता है। यह एक उपकरण होता है, यह एक औजार होता है जो उस टेबल में डेटा को सॉर्ट करता है। सॉर्ट मतलब कि उसको अरेंज करता है और डेटा को कैलकुलेट करता है ऑटोमेटिकली। तो पाइवट टेबल ही उसका नाम होता है। तो यह कहाँ पे स्थित होता है, इंसर्ट टैब में, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंसर्ट टैब में एकदम बाईं छोर पे। अब पाइवट चार्ट क्या होता है, तो जो टेबल हमने बनाया है उसी पे बेसिस एक चार्ट बनेगा, तो उसे बोला जाता है पाइवट चार्ट। बस यह यही दिया गया है। यह जो पाइवट चार्ट होता है, यह पाइवट टेबल को एक विजुअल एड देता है, मतलब कि एक ग्राफिक के तौर पे हमें दिखाता है कि इस टेबल का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। जैसे कि आपने जनगणना का डेटा पढ़ा होगा, एक टेबल रहता है इस तरीके का, या फिर सिंपल लैंग्वेज में मैं बताता हूँ, एक स्टूडेंट का मार्कशीट यहाँ पे दर्शाया गया है, मार्क्स हर सब्जेक्ट का, और इस पे अगर किसी तरीके, यह एक टेबल के फॉर्म में है जिसमें नंबर्स और अल्फ़ाबेट है। अब इसे हम लोग एक ग्राफिकल रूप के फॉर्म में दे दें, एक चार्ट के रूप में, इस तरीके से कि मैथ में उसका इतना नंबर था, फिर उसके बाद साइंस में इतना नंबर था, इस तरीके से, तो यह एक चार्ट बन जाएगा। वही होता है पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट। अब सोर्स डेटा क्या होता है, तो यह एक ऐसा इंफॉर्मेशन होता है जिसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं पाइवट टेबल बनाने के लिए। अब चलिए, यहाँ तक हम लोग समझ लिया एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक इंट्रोडक्शन, जिससे आपको क्वेश्चंस समझने में और याद करने में बहुत आसानी होगी। अब चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एमसीक्यू। तो ये रहा बेल्ट्रॉन का मॉडल सेट 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज एम एस एक्सेल। तो एम एस एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट है, डेटाबेस मैनेजमेंट है, प्रेजेंटेशन है, या फिर वर्कबुक है। तो इसका राइट आंसर होगा यह एक स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट संख्याओं की पंक्तियों के साथ काम करने के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसका उपयोग विशेष रूप से खातों को करने के लिए किया जाता है। तो यह इसका डेफिनेशन भी मैंने लिख दिया, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से क्या है जो एम एस एक्सेल में कोई मान्य डेटा प्रकार नहीं है। मतलब कि एम एस एक्सेल के सेल में अगर हम लोग कोई डेटा एंटर करते हैं तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो हम लोग नहीं एंटर कर सकते हैं। क्या वो नंबर है, कैरेक्टर है, लेबल है, या फिर डेट एंड टाइम है। तो इसका राइट आंसर होगा कैरेक्टर। कैरेक्टर जो है हम लोग एम एस एक्सेल में एंटर नहीं कर सकते हैं। ये बस आप ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। अगर इसका प्रैक्टिकल मैं समझाने जाऊंगा कि कैरेक्टर क्या होता है, नंबर क्या होता है, लेबल क्या होता है, डेट एंड टाइम, इन सब में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, तब ये थोड़ा सा एडवांस्ड हो जाएगा, आप लोग कंफ्यूज भी कर जाइएगा। बस आप यही याद रखिएगा कि एम एस एक्सेल में किस टाइप का डेटा एंटर नहीं हो सकता है, तो कैरेक्टर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी भी सेल में यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सेल में लागू बॉर्डर को हटाने के लिए क्या करना होगा। तो सेल जो है यहाँ जैसे मैंने बताया, ये सब सेल है, एक सेल, दो सेल, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं जहाँ पे रो और कॉलम इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसे सेल बोला जाता है। तो यहाँ पूछा गया है कि अगर सेल में हम लोग बॉर्डर लगा देते हैं
तो उसे हटाने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, सेलेक्ट नन ऑन बॉर्डर टैब ऑफ फॉर्मेट सेल्स, या फिर ओपन द लिस्ट ऑन बॉर्डर टूल इन फॉर्मेट सेल टूल बार, देन चूज फर्स्ट टूल नन। तो इसका राइट आंसर होगा बोथ ऑफ द अबव, यानी कि दोनों ऑप्शन से हम लोग सेल से लगे हुए बॉर्डर को हटा सकते हैं। अब इसका प्रैक्टिकल मैं करके दिखाऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, MS एक्सेल 2019 में, यह वर्जन बस मैंने एग्जाम्पल के लिए दिया है क्योंकि मोस्टली लोग अभी आज के टाइम में 2019 वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो MS एक्सेल 2019 में पंक्ति सीमा क्या है, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 1,48,576। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, यह एग्जाम में आ सकता है। अब चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 को देखने की जरूरत नहीं है, बस हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं, जिसमें सेल में लगे हुए बॉर्डर को हटाने के लिए क्या करना होगा। तो यह रहा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस। मैंने उस समय इमेज में दिखाया था प्रेजेंटेशन में, लेकिन यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। जैसे यहाँ देखिए, यह क्या है, एड्रेस बार। अभी यहाँ क्या डिनोट कर रहा है, A4, यानी कि जब इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, इसके हेडर पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए पूरा कॉलम, ए कॉलम जो है वह पूरा सेलेक्ट हो गया। फिर ये हेडर कहने का मतलब कि बी हेडर पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो पूरा यह कॉलम सेलेक्ट हो गया। अगर यह रोज है, जैसे रोज नंबर में रहते हैं, जैसे हमने 1 पे क्लिक किया तो यह पूरा रो सेलेक्ट हो गया। फिर किसी और रो पे हम लोग जब क्लिक करेंगे तो यह पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। अब यह होता है एड्रेस बार। सपोज करिए कहीं भी हम लोग क्लिक कर देते हैं, तो हमने यहाँ जब क्लिक किया तो यह एड्रेस बार में क्या दिखा रहा है, C4, यानी कि C कॉलम का चौथा रो यह दिखा रहा है। अब देखिए किसी और जगह हम लोग क्लिक करते हैं D, तो यह क्या दिखा रहा है, D4। हमने यहाँ क्लिक किया तो यह क्या दिखा रहा है, C14, यानी कि C कॉलम का 14th रो। तो यह दिखा है इसमें। और फॉर्मूला बार, हम लोग कोई भी चीज़ अगर हम लोग इसमें लिखते हैं, जैसे कि BELTRON, तो यहाँ देखिए ऊपर फॉर्मूला बार में लिखा रहा है। अब यहाँ बोला गया था सेल में बॉर्डर हटाने के लिए, तो किसी भी सेल में हमें बॉर्डर लगाने के लिए पहले हम उस सेल को सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमने इस सेल को सेलेक्ट किया, इस पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे और यहाँ क्या दिया गया है, फॉर्मेट सेल्स। जब हम लोग फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बॉर्डर है। हमने पहले इसमें आउटलाइन लगाया और इनसाइड भी लगा देते हैं, तो देखिए हमारा जो बॉर्डर है किस तरीके से लग गया है। यहाँ आप देख सकते हैं ये सब में बॉर्डर नहीं है और इसमें बॉर्डर है, यहाँ से लेके यहाँ तक बॉर्डर है। अब क्वेश्चन ये था कि सेल्स में लगे हुए बॉर्डर को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ऑप्शन 1 था कि हमें बॉर्डर टैब जो कि फॉर्मेट सेल में है उसे नन सेलेक्ट करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल्स पे जाएंगे। जब यहाँ बॉर्डर टैब है, इसमें पहला ऑप्शन है नन, इस पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ देखिए प्रीव्यू दिखा देगा और फिर ओके क्लिक करेंगे तो सारे बॉर्डर्स हट गए। अब दूसरा तरीका जो ऑप्शन बी था, या यह था कि ओपन द लिस्ट ऑन बॉर्डर टूल इन फॉर्मेट सेल टूल बार, यानी कि हमें बॉर्डर टूल खोलना होगा फॉर्मेट सेल टूल बार पे और पहला ऑप्शन चूज करना होगा नन। तो हम लोग इसे क्या करते हैं, फिर से सेलेक्ट करते हैं, इस पे बॉर्डर हम लोग पहले लगा देते हैं, फॉर्मेट सेल्स पे जाके बॉर्डर में इनसाइड, ये दोनों हमने सेलेक्ट कर लिया तो देखिए बॉर्डर लग गया। अब दूसरा ऑप्शन से हमें क्या करना है, ऊपर फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे, होम टैब के अंतर्गत फॉन्ट ग्रुप, और ये देखिए ये बॉर्डर लगाने का है। तो इसे हम लोग क्या क्लिक करेंगे, एरो, और इसमें क्या दिया गया है, नो बॉर्डर। जब हम लोग नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो देखिए सारा बॉर्डर हट गया, इसीलिए दोनों जो ऑप्शन थे वह सही था। अब क्वेश्चन नंबर 5 यह बोल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट में पंक्तियां यानी कि रोज को किस प्रकार दर्शाया जाता है, 1 2 3, ABC, A1 B1 C1, या फिर रोमन नंबर में 1 2 3। तो इसका राइट आंसर होगा, हम सभी को पता है 1 2 3 में। यह 1 2 3 जो है यह रोज को डिनोट कर रहा है, यानी कि पंक्तियां को, और ABCD जो है यह कॉलम को डिनोट कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तार्किक फंक्शन यानी कि लॉजिकल फंक्शन है जो ट्रू को केवल तभी इंगित करता है जब सभी तर्कों का मूल्यांकन ट्रू के रूप में किया जाता है, और या फिर अन्यथा फॉल्स के रूप में। तो यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा लॉजिकल फंक्शन है यानी कि तार्किक फंक्शन है जो यह ट्रू तभी दर्शाता है जब सभी तार्किक तर्क जो होते हैं उनका मूल्यांकन ट्रू होता है, इसके अलावा या फिर वह फॉल्स दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर होगा एंड में यह दिखाएगा, हम लोग अगर ये लॉजिकल फंक्शन लगाएंगे, लॉजिकल मतलब कि तार्किक,
अगर यह फंक्शन हम लोग लगाएंगे तो ट्रू तभी दिखाएगा जो जब सारे कंडीशन जो होंगे ट्रू होंगे तब वह ट्रू दिखाएगा, नहीं तो वह फॉल्स दिखाएगा। यह क्वेश्चन बेसिकली यही पूछ रहा है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड ए रो इन ए वर्कशीट इज कॉल्ड। तो अभी मैंने बताया था जहां पे रो और कॉलम मिलते हैं उसे क्या बोला जाता है, सेल। तो इसका राइट आंसर होगा सेल। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, द ग्रेटर देन साइन, यानी कि ये है ग्रेटर देन साइन, यह क्या दर्शाता है कि यह किस तरीके का ऑपरेटर है। तो जब हम लोग एक फंक्शन लगाते हैं उसमें कुछ कंडीशन रहता है, उसमें अगर हम लगाते हैं तो यह जब हमें यह देखना होता है कि क्या ए बी से बड़ा है, या यही कह रहा है कि इज ए ग्रेटर देन बी, या फिर बी इज स्मॉलर देन ए। तो इस साइन से यही मतलब समझता है। तो यह पूछ रहा है कि यह किस तरीके का ऑपरेटर है, अरिथमेटिक है, कंडीशनल है, लॉजिकल है, या फिर ग्रेटर है। तो इसका राइट आंसर होगा लॉजिकल। मतलब कि अभी जो लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था, यह पूछा गया था कि अगर ए बी से बड़ा है तब ट्रू दो, अन्यथा फॉल्स देगा। इन दोनों क्वेश्चन की मदद से यह चीज क्लियर हो गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एमएस एक्सेल में डेटा की एकल श्रृंखला के लिए किस प्रकार का चार्ट अच्छा होता है। तो चार्ट हम जानते हैं किस तरीके का होता है, एक कॉलम चार्ट होता है, एक कोन चार्ट होता है, एक पाई चार्ट होता है, एक लाइन चार्ट होता है। चार्ट मतलब कि किसी भी टेबल का, किसी भी डेटा का वह एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है, एक तरीके का, वह किसी तरीके के लाइंस और सर्कल्स में डिनोट किया जाता है। तो यह हमने डेटा में भी पढ़ा था। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि अगर एकल श्रृंखला मतलब कि एक ही टाइप के डेटा है तो उसमें सबसे बेस्ट टाइप का चार्ट कौन सा होगा। क्या कॉलम चार्ट होगा, कोन चार्ट होगा, पाई चार्ट होगा, या फिर लाइन चार्ट होगा। तो इसका राइट आंसर है पाई चार्ट। अब पाई चार्ट कुछ इस तरीके का होता है। तो यहाँ सपोज करिए, यहाँ अगर दिखाना है कि हाँ जो गवर्नमेंट है वो किन किन चीज़ों पे खर्चा कर रही है, जैसा कि हमने बजट में देखते हैं, तो यह वह जो डेटा हो गया वह बजट का हो गया, उसमें अलग अलग फील्ड होते हैं। जाहिर सा बात है तभी वह एक चार्ट बनेगा, एक टेबल बनेगा जिसमें अलग अलग फील्ड है। तो यह बजट दिखा रहा है कि खर्चा जो है किस किस, तो यह हो सकता है किसी क्षेत्र में 26% खर्चा हो रहा है, किसी में 28%, किसी में 10%। तो पाई चार्ट जो होता है इस तरीके के डेटा के लिए सबसे अच्छा चार्ट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डू एक्सेल फॉर्मूलाज स्टार्ट विथ। तो ये इंट्रोडक्शन में ही मैंने बताया था कि एक्सेल के फॉर्मूला जो होते हैं वह किस चीज़ से स्टार्ट होते हैं, और यह वीवीआईपी क्वेश्चन है, यह बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि इक्वल टू। जब हमें एक्सेल में कोई फॉर्मूला लिखना होता है तो पहले हम लोग इक्वल टू साइन देते हैं, फिर हम लोग लिखते हैं जो भी है, जैसे सम करना है, और फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन करके हमें रेंज दर्शाना होता है। रेंज मतलब कि किस सेल से लेके किस सेल तक का हमें डेटा को ऐड करना है। तो सपोज करिए A1 से लेके A5 तक के डेटा को ऐड करना, अगर ये हम लोग फंक्शन लगाते हैं तब यह काम कर जाएगा, लेकिन सबसे पहले हमें इक्वल टू साइन लगाना होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, खुली हुई एक्सेल विंडो के बीच स्विच करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। मतलब कि अगर आपके कंप्यूटर पे बहुत सारे एक्सेल फाइल्स खुले हुए हैं तो एक फाइल से दूसरे फाइल पे आपको जाने के लिए, स्विच करने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस टैब। जब हम लोग अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल और टैब एक साथ प्रेस करेंगे तो यह हमें दिखाएगा कि किस फाइल पे हमें डायरेक्टली जाना है, वह ऑप्शन दिख जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, नेम द कीबोर्ड शॉर्टकट यूज टू कॉपी द वैल्यू फ्रॉम द सेल अबव द एक्टिव सेल इनटू द सेल और द फॉर्मूला बार इन एमएस एक्सेल। तो यह इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में समझा देता हूँ। एमएस एक्सेल में ऐसा कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी भी एक सेल के ऊपर स्थित, जैसे सपोज करिए यह एक एक्टिव सेल है, इस पे हमारा माउस का कर्सर क्लिक है, हम लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर के सेल का डेटा जो कॉपी हो और वह किसी और बार में चला जाए। तो इसके लिए शॉर्टकट की का इस्तेमाल क्या किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यह जो डबल सेमीकोलन है या फिर डबल स्टॉपी एस है, इसे ही हम लोग शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। मतलब इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं किसी भी एक्टिव सेल के ऊपर वाले सेल का डेटा कॉपी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, एमएस एक्सेल की वह विशेषता क्या है जो निर्दिष्ट मानदंडों यानी कि स्पेसिफाइड क्राइटेरिया, मतलब कि हमारे हिसाब से किसी तरीके का मानदंड हम लोग देते हैं के अनुसार केवल कॉलम में डेटा प्रदर्शित करती है। तो यह रोज में भी प्रदर्शित करती है और कॉलम में भी। तो यह कौन सा विशेषता है एमएस एक्सेल का।
फिल्टरिंग, सॉर्टिंग, फॉर्मूला या फिर पाइवट। तो इसका राइट आंसर होगा फिल्टरिंग। तो फिल्टर जब हम लोग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो उसमें यह पूछा जाएगा कि आप रोज में चाहते हैं या फिर कॉलम में आप स्पेसिफाइड किसी तरीके का निर्दिष्ट मानदंड वाला डेटा आप चाहते हैं, जब हम लोग फिल्टरिंग ऑप्शन यूज करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल में एक फंक्शन नहीं है। तो एक्सेल में कई सारे फंक्शन हैं, तो उसमें बस यही पूछा जा रहा है कि कौन सा एक फंक्शन नहीं है, सम, मिन, सब्ट्रैक्ट या फिर मैक्स। तो इसका राइट आंसर होगा सब्ट्रैक्ट। एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे कि अगर सम है, सम का मतलब होता है ऐड करना, मिन मतलब हो गया या मिनिमम का शॉर्टकट है, मैक्स मतलब मैक्सिमम का या शॉर्टकट है, सब्ट्रैक्ट का शॉर्टकट क्या होगा एमएस एक्सेल में फॉर्मूला SUB। जब हम लोग SUB लिखेंगे तब यह फंक्शन होगा, लेकिन पूरा अगर हम लोग नाम देते हैं सब्ट्रैक्ट या फिर एडिशन या फिर मिनिमम, तब यह एक्सेल में फॉर्मूला नहीं काम करेगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा अगर एग्जाम में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है तो। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, MS एक्सेल में इक्वल टू काउंट इफ, यानी कि यह एक फंक्शन फॉर्मूला है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। क्या काउंट सेल्स एज स्पेसिफाइड, मतलब कि सेल्स को उस तरीके से काउंट करे जैसा हमने दर्शाया है, या फिर काउंट ब्लैंक सेल्स इन अ रेंज, मतलब कि हमने एक रेंज दिया A1 से लेके A10 तक, तो क्या इसके बीच में जो ब्लैंक सेल्स हैं, मतलब कि कोई भी डेटा उस सेल में एंटर नहीं है, क्या सिर्फ यह उसको कॉपी करे काउंट करेगा, या फिर काउंट सेल्स विथ नंबर इन अ रेंज, मतलब कि एक रेंज A1 से लेके A10 के बीच में जिस भी सेल्स में नंबर्स होंगे, क्या यह सिर्फ उनको काउंट करेगा, यह काउंट इफ फॉर्मूला, या फिर रिटर्न्स वैल्यू बेस्ड ऑन अ ट्रू और फॉल्स कंडीशन, मतलब कि क्या A1 से लेके A10 हम लोग अगर कोई इस रेंज में अगर हम लोग कोई कंडीशन लगाते हैं कि क्या इन सब में सबसे बड़ा डेटा कौन है, अगर 5 से बड़ा है तब आप ट्रू दो, अगर 5 से छोटा है तब आप फॉल्स दो, क्या यह इस तरीके का कुछ हमें आउटपुट देगा। तो हम लोग देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा काउंट सेल्स एज स्पेसिफाइड। यह काउंट करके बताएगा कि A1 से लेके A10 के बीच में कितने सेल्स हैं। उसमें अगर हम लोग कुछ कंडीशन लगाएंगे कि हाँ उस अगर सेल में ये चीज़ होना चाहिए, जिस तरीके का कंडीशन लगाएंगे वह हमें काउंट करके बता देगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, MS एक्सेल में जो कीबोर्ड शॉर्टकट होता है Ctrl+S, इसका उपयोग क्यों किया जाता है। क्या सेव एज करने के लिए, या फिर सेव करने के लिए, या कोई एक वर्कबुक नया वर्कबुक स्टार्ट करने के लिए, या फिर जो ओपन टैब है यानी कि वर्कबुक बहुत सारे वर्कबुक खुले हुए हैं उसके बीच में स्विच करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा सेव। Ctrl+S माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हर एक पैकेज में, चाहे MS वर्ड हो, MS एक्सेल हो, MS पावर पॉइंट हो या फिर MS एक्सेस हो, सभी में यह Ctrl+S जो होता है वह सेव का ही काम करता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं, क्या होगा जब आप MS एक्सेल में एक सेल का चयन करते हैं, मतलब ये एक सेल को सेलेक्ट करते हैं और इक्वल टू B25 टाइप करते हैं। किसी एक सेल को सेलेक्ट करके हम लोग इक्वल टू B25 फॉर्मूला बार में लिखते हैं तो क्या होगा। सेलेक्टेड सेल विल शो एन एरर मैसेज, क्या वह जो जिस सेल को हमने सेलेक्ट किया है वह एक एरर मैसेज देगा। सेलेक्टेड सेल विल शो इक्वल टू B24, मतलब कि जो भी हमने सेल को सेलेक्ट किया था वह इक्वल टू B24 दिखाएगा। या फिर ऑप्शन C, सेलेक्टेड सेल विल शो द सेम वैल्यू एज इन B25, यह कहने का मतलब कि जो जो सेल है उसमें वह वैल्यू दिखाएगा जो कि B25 सेल में है, यानी कि B25 B कॉलम का 25वां पंक्ति का जो सेल है उसमें जो वैल्यू होगा वही दिखाएगा। या फिर सेलेक्टेड सेल विल बी ब्लैंक, या फिर सेलेक्टेड सेल जो भी हमने सेलेक्ट किया है वह ब्लैंक रहेगा, खाली रहेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन C, यानी कि जिस सेल को हमने सेलेक्ट किया था उसमें B25 में जो वैल्यू होगा वह उसमें दर्शाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, इन MS एक्सेल कमेंट्स यानी कि टिप्पणियां, यानी कि कोई भी टेबल पे अगर हम लोग कुछ कमेंट्स देना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ छोटा सा नोट देना चाहते हैं, तो वह कैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं। क्या एडिट टैब चूज करके हम लोग कमेंट्स में जाएंगे, या फिर इंसर्ट टैब चूज करके कमेंट में, फाइल टैब चूज करके कमेंट में, या फिर व्यू टैब के थ्रू कमेंट में। तो इसका राइट आंसर होगा इंसर्ट। तो इंसर्ट टैब में जब हम लोग जाएंगे तो यह ऑप्शन आएगा कमेंट का, तो कमेंट पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो MS एक्सेल में हम लोग कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, इन एक्सेल डिफॉल्ट हेडर फॉर अ वर्कशीट इज, मतलब कि एक वर्कशीट के लिए हेडर क्या होता है। जैसे कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेज देखा था, यह पेज, तो हेडर कहने का मतलब कि ऊपर में डिफॉल्ट में क्या होता है। तो
MS वर्ड में भी कुछ हेडर नहीं होता है, MS एक्सेल में भी कोई हेडर नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि नन। अब इस सीरीज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। MS एक्सेल में यू कैन कॉपी सेल फॉर्मेट्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर बाय यूजिंग द, मतलब कि MS एक्सेल में एक सेल में जो फॉर्मेटिंग किया गया है उस फॉर्मेटिंग को हम लोग कॉपी किसी और सेल में किस तरीके से कर सकते हैं। बैक स्पेस की का इस्तेमाल करके, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का इस्तेमाल करके, फॉर्मेट पेंटर टू इस्तेमाल करके, या फिर फॉर्मेटिंग टूल बार। तो इसका राइट आंसर होगा फॉर्मेट पेंटर करके। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको प्रैक्टिकल करके एक बार दिखा देता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। इस प्रैक्टिकल सेशन से हमने इस सेल को सेलेक्ट किया, इसमें हम लोग एक नंबर लिख देते हैं 1 2 3। अब इस नंबर का फॉन्ट साइज हम लोग बढ़ा देते हैं, तो इसे पहले हमें सेलेक्ट करना होगा, इसका फॉन्ट साइज हमें बढ़ाना होगा। थोड़ा सा हमने फॉन्ट साइज बढ़ा दिया और इसे कलर हम लोग दे देते हैं रेड कलर। अब एक दूसरा सेल में हम लोग लिखते हैं 1 4 5 6। अब हम चाहते हैं कि इसका जो फॉर्मेटिंग है ठीक इसमें उसी तरीके का फॉर्मेटिंग आ जाए। तो पहले हमें क्या करना होगा, इस सेल को क्लिक करना होगा, इसके जो डिज़ाइन है उसे हमें इसमें कॉपी करना है। तो इसे सेलेक्ट करके फिर हम लोग यहाँ आएंगे होम टैब के अंतर्गत, क्लिपबोर्ड जो ग्रुप है उसमें फॉर्मेट पेंटर, यह मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ब्रश का शाइन बना हुआ है और इस पर फॉर्मेट लिखा हुआ है। इस पर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसका फॉर्मेटिंग इसने कॉपी कर लिया और कर्सर पे एक ब्रश बन गया। अब जैसे ही इस सेल पे हम लोग क्लिक करेंगे, देखिए इसका जो फॉर्मेटिंग था इसमें कॉपी हो गया। तो चलिए इस प्रैक्टिकल में हमने समझ लिया, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए यहाँ कंप्लीट होता है हमारा इस सेट का टोटल 20 MCQ। हमने प्रैक्टिकल के साथ भी देखा। बहुत ज़्यादा मैं प्रैक्टिकल इसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम है नहीं, एग्जाम बस 2-4 दिन में शुरू होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवा सकूँ करवा दूँ। तो चलिए इसी तरीके के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, और फिर मैं नेक्स्ट डे में पावर पॉइंट के भी MCQ मैं इस पर अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए। सो थैंक यू।